बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। जिसमें हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, एड्रिनल ग्लैंड आ गया, थायराइड ग्लैंड आ गया और पेंक्रियाज आ गया। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर को थोड़ा रिवाइज करते हैं। पिछले लेक्चर चूँकि एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो इसका पार्ट ए है, जिसमें हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है, जिसमें हमारे पास स्टेरॉइड्स आ गया, प्रोटीन इन नेचर और अमीनो एसिड टायरोसिन से जो हार्मोन्स डिराइव्ड होते हैं उसके बारे में पढ़ा। स्केला अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन के बारे में पढ़ा। और जो हार्मोन्स एंडोक्राइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन और टिश्यूज से, तो उनके टारगेट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और वो बॉडी में क्या इफ़ेक्ट शो करवाते हैं, बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ें चेंजेस लाते हैं, तो उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, और ये शेप में कैसी है, पी शेप्ड है और इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का डायमीटर क्या है, इसकी साइज़ कितनी है और ये कहाँ पर लाई करते हैं, इसकी लोकेशन। तो लोकेशन इसकी कहाँ पर है, जो स्पिनाइड बोन है उसने एक इस तरह का फोसा बनाया हुआ है और इस फोसा में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इस तरह लाई करता है। तो ये फॉर एग्जांपल एक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, तो ये इस फोसा में लाई करता है। इस फोसा को हम क्या कहते हैं, हाइपोफिजियल फोसा, हाइपोफिजियल फोसा या सीला टार्सिसा। इस हाइपोफिजियल फोसा में पिट्यूटरी लाई करता है। दूसरा, चूँकि पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए मैसेजेस वगैरह वो हाइपोथैलेमस से आते हैं। हाइपोथैलेमस रेगुलेटरी ऑर्गन है, रेगुलेटरी पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का। जितने भी मैसेजेस वगैरह आते हैं वो हाइपोथैलेमस से आते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस से मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड तक एक स्टाक के थ्रू आते हैं, जिसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। और इस इन्फंडिबुलम का शेप किस तरह है, फनल शेप्ड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के तो मेन 2 लोब्स है, जिसमें हमारे पास एंटीरियर लोब या एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब जिसको हम नीरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें 10,000 एक्सान टर्मिनल्स होते हैं। उन 10,000 एक्सान टर्मिनल की सेल बॉडीज़ हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होती है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करती। उनके जो 2 हार्मोन है एडीएच और ऑक्सीटोसिन, वो हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जस्ट वो स्टोर होते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स सीक्रेट करवाती है। उनके लिए मैसेज कहाँ से आता है, इनहिबिशन मैसेज या रिलीजिंग मैसेज हाइपोथैलेमस से आता है। हाइपोथैलेमस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज़ करवाता है और वो इंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है और वहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। उनके स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उन पर एक्ट करता है और वहाँ से और हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है। ये इंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी 7 हार्मोन्स हैं ये सारे कौन से नेचर के हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कार्टिकोट्रॉप्स, सोमेटोट्रॉप्स, लेक्टोट्रॉप्स ये होते हैं, गोनेडोट्रॉप्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जो इंटीरियर पिट्यूटरी है हार्मोन्स कितने सीक्रेट करवाता है, 7, और सेल्स उसमें कितने मौजूद है, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ये हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी फोसा है या हाइपोफिजियल फोसा है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड अंदर लाई करता है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी है अगर उसको आप देख ले तो उसमें आर्टरीज भी प्रेजेंट है और वेंस भी हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिर्फ हमारे पास वेन प्रेजेंट है, कोई भी आर्टरी बॉडी से नहीं आई हुई। तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये हाइपोथैलेमस के साथ
न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्ट होती है और वो न्यूरॉन्स हार्मोन्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर वो ब्लड में एंटर होता है और अपने अर्गन स्पेसिफिक टारगेट अर्गन्स या साइट तक पहुंचता है। तो इस वजह से इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम हमारे पास ब्लड वेसल्स के जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं, चूँकि ये हाइपोफेजिया में या पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट है तो इस वजह से हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम हो गया। ये क्या करता है, ये ब्लड को कैरी करता है। दूसरा, ये रेगुलेटरी हार्मोन को कैरी करता है। जो रेगुलेटरी हार्मोन है वो कहाँ से आते हैं, हाइपोथैलेमस से आते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी में, और वहाँ से फिर उसकी रेगुलेशन होती है। तो हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान तो ब्लड कनेक्शन मौजूद है, लेकिन हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान कोई भी ब्लड के थ्रू कनेक्शन नहीं है, वो जस्ट न्यूरॉन के थ्रू है। और जब ये ब्लड और रेगुलेटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस से एडिनो हाइपोफाइसिस में आते हैं तो वहाँ से वो उनके एडिनो हाइपोफाइसिस में उनके टारगेट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेट सेल्स होते हैं उन पर एक्ट करता है और वहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज़ करवाता है और वो अपने आगे टारगेट साइट पर पहुँचते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ये कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये जस्ट स्टोर करता है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को, और वो हार्मोन्स एक्चुअली हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं और उसमें सबसे पहले एडीएच आ गया, दूसरा ऑक्सीटोसिन। एडीएच को वेजोप्रेसिन भी कहते हैं क्योंकि ये वेजोप्रेसर इफेक्ट शो करता है और जो ब्लड वेसल्स है उनको कंस्ट्रिक्ट करता है। एडीएच रिस्पॉन्सिबल है फ्लूइड के रिटेंशन के लिए। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से उसके बारे में बात की थी। जो ऑक्सीटोसिन है वो कंट्रैक्शन करता है यूट्रस की और मिल्क की एजाकुलेशन की। तो ऑक्सीटोसिन यूट्रस पर एक्ट करता है और मेमरी ग्लैंड पर एक्ट करता है और दोनों की कंट्रैक्शन करता है। अब पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो डिसऑर्डर है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेट हो रहे हैं तो हम इसको हाइपर पिट्यूटरिज्म कहते हैं, और अगर वो लो अमाउंट में हार्मोन सिक्रेट करवाता है तो उसको हम हाइपो पिट्यूटरिज्म कहते हैं। जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स है उसमें सबसे पहले हमारे पास जाइगेंटिज्म, दूसरा है एक्रोमेगाले, और इसके अलावा कुशिंग्स डिजीज़। जो जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाले है ये हाइपर सिक्रीशन किसको हो रही है, ग्रोथ हार्मोन की। जब ग्रोथ हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा हो तो उसकी वजह से जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाले होती है। जो कुशिंग डिजीज़ है वो जब हमारे पास ACTH जो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो रहा हो तो उसको हम कुशिंग डिजीज़ कहते हैं। जो हाइपो एक्टिविटी पिट्यूटरी ग्लैंड की जब हो, हाइपो सिक्रीशन हो, अंडर सिक्रीशन हो, उसमें सबसे पहले डिसऑर्डर ड्वार्फिज्म है। ड्वार्फिज्म ग्रोथ हार्मोन जब अंडर सिक्रीशन हो उसकी तो उससे ड्वार्फिज्म काज होगी। एक्रोमिक्रिया में हम शार्ट लिम्स होते हैं और शार्ट फीट होती है, ये भी ग्रोथ हार्मोन की अंडर सिक्रीशन की वजह से होती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस जब ADH हमारे पास अंडर सिक्रीशन हो, इसकी लो सिक्रीशन हो तो उससे डायबिटीज़ इंसिपिडस काज होती है। ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में था। आप चलते हैं थायराइड ग्लैंड की तरफ। जो थायराइड ग्लैंड उसकी एनाटॉमी ये कहाँ पर लाई करती है, उसकी लोकेशन कौन सी है, ट्रेकिया बिलो द लैरिंक्स, ओवर द ट्रेकिया। ये कहाँ पर लाई करता है, ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट है। इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रेकिया के ऊपर लाई करता है। उसके 2 लोब्स हैं। कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स। एक ये राइट साइड वाला लोब है और एक ये लेफ्ट साइड वाला लोब है। तो 2 लोब्स है और दोनों लोब्स इस्मस के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। जो नैरो पोर्शन है उसके बीच में इसको हम क्या कहते हैं, इस्मस। तो इस्मस के थ्रू दोनों लोब्स कनेक्टेड हैं। जो मेजर हार्मोन सिक्रीटरी सेल्स है थायराइड ग्लैंड में वो क्या है, फॉलिकुलर सेल्स है। थायराइड ग्लैंड में इस तरह फॉलिकुलर सेल्स
होते हैं उसने एक सर्कल टाइप स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसको हम फोलिकुलर सेल्स है वो सिक्रीशन करवाते हैं इनटू द ल्यूमन। तो ये फोलिकुलर सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी थायराइड हार्मोन है जिसमें हमारे पास T3 आ गया, T4 आ गया, कैल्शियोटेनिन आ गया, इसकी सिक्रेशन करवाती हैं। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स है वो 3 हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं जिसमें सबसे पहले टेट्रा आयोडोथेरोनिन है। ये टेट्रा आयोडो इसका मतलब ये है कि ये जो थायरोसिन अमीनो एसिड से इससे डिराइव्ड हुए और इसके साथ 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स है, इसको हम क्या कहते हैं थायरॉक्सिन। और दूसरा ट्राई आयोडोथेरोनिन है T3, तीसरा कैल्शियोटेनिन। तो ये 3 हार्मोन थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करवाता है। जो T4 और T3 है इसमें क्या है उसके नाम से जाहिर है कि ये आयोडीन कंटेनिंग है और ये डिराइव्ड कौन से अमीनो एसिड से हुए, टायरोसिन अमीनो एसिड से। जो T4 है वो 90% जितने भी सिक्रीशन होती है उसका 90% वो T4 है और 10% T3 है। T3 इसलिए कम है कि क्योंकि ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म में होता है तो ये कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा होता है। जब भी थायराइड हार्मोन की ज़रूरत हो तो T4 कन्वर्ट होता है इनटू T3। T3 हमारे पास क्या है एक्टिव फॉर्म। अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इज़ T3 T4 तो T3 करेक्ट आंसर होगा क्योंकि T3 एक्टिव फॉर्म है। फंक्शन है थायराइड हार्मोन्स की। तो थायराइड हार्मोन 2 मेजर इफेक्ट शो करता है बॉडी में। एक ये BMR जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज करवाता है। दूसरा ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है चिल्ड्रन में। तो जब BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट जितने भी मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में हो रहे हैं कैटाबॉलिज्म हो गया या एनाबॉलिज्म हो गया उसका स्पीड इंक्रीज होगा, वो जल्दी नॉर्मल लेवल से जल्दी होंगे। तो जब जल्दी होंगे तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन होगी तो वो ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है बॉडी में उसको भी रेगुलेट करता है। अब T3 और T4 का क्या फंक्शन है, ये इंक्रीज करता है BMR को, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। स्टिमुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और फैट्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करता है ताकि उस फैट्स को कन्वर्ट किया जाए किस में, ATP में। और जब हमारे पास एनर्जी होगी तो ग्रोथ भी फास्टर होगा, इस वजह से ये एक्सेलरेट करता है बॉडी ग्रोथ को। इसके साथ ये कंट्रीब्यूट करता है नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को। तो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को इन्हेंस करता है, इसकी डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है। जो कैल्शियोटेनिन है, कैल्शियोटेनिन क्या करता है, ब्लड जो हाई ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको कम करता है, नॉर्मल की तरफ लाता है। स्टिमुलेट इट्स सिक्रीशन एंड लो लेवल इनहिबिटेड। जब हाई कैल्शियम लेवल होगा ब्लड में तो कैल्शियोटेनिन की रिलीज जो है वो स्टिमुलेट होगी, वो रिलीज होगा। लेकिन अगर ब्लड की कैल्शियम लेवल लो है तो कैल्शियोटेनिन की सिक्रीशन इनहिबिट होगी। कैल्शियोटेनिन क्या करता है, ये कैल्शियम और जो फास्फेट है उसको अपटेक करवाता है इनटू द बोन, उसको लेकर जाता है और बोन में उसकी डिपोजिशन करता है। तो कैल्शियोटेनिन क्या करता है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन करता है और इनहिबिट करता है बोन की रिजॉर्प्शन को। बोन की जो डिस्ट्रक्शन है, डीमिनरलाइजेशन है, वीकनिंग है, उसको इनहिबिट करता है और बोन की जो मास है उसको प्रोमोट करता है और कैल्शियम और फास्फेट आयन की डिपोजिशन करता है बोन पर। हाइपर थायराइडिज्म के डिसऑर्डर्स है। जो हाइपोथायराइडिज्म है, अगर थायराइड के जो हार्मोन्स है वो नॉर्मल लेवल से कम अमाउंट में सिक्रेट हो जाए तो उससे हमारे पास सबसे पहले मैक्सिडेमा काज होता है। मैक्सिडेमा क्या है, अंडर सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन्स की। और क्रेटिनिज्म है, क्रेटिनिज्म भी अंडर सिक्रीशन है। लेकिन क्रेटिनिज्म और मैक्सिडेमा में ये फ़र्क है कि क्रेटिनिज्म ये क्या होती है, कंजेनिटल होती है, बाय बर्थ होती है, बाय बर्थ होती है। और तीसरा जो हाइपोथायराइडिज्म का डिजीज़ है वो
नॉन टॉक्सिक गैटर है। एक टॉक्सिक गैटर होता है और दूसरा नॉन टॉक्सिक गैटर होता है। दोनों में थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन टॉक्सिक गैटर में हाइपर सिक्रीशन होती है, ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड होता है। और जबकि नॉन टॉक्सिक गैटर में कोई भी ओवर सिक्रीशन नहीं होती, जस्ट वो इन्फ्लेम्ड हुआ होता है। हाइपरथायराइडिज्म में ग्रेव डिजीज़ है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन को फर्दर एनहेंस करती है। और टॉक्सिक गैटर है जो T3 और T4 थे, तो उनको कौन रिलीज़ करवाता है? जो फॉलिकुलर सेल थे थायराइड ग्लैंड में, वो उसकी प्रोडक्शन करते और उसकी सिक्रीशन करती थी। लेकिन कैल्सिटोनिन हमारे पास उन फॉलिकुलर सेल में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स, जिसको हम सी सेल या क्लियर सेल भी कहते हैं। ये सेल्स क्या करता है? ये कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन करता है। जो प्लाज्मा में कैल्सिटोनिन का लेवल है वो कितना है? 1 to 2 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। और इसका हाफ लाइफ क्या है? 5 to 10 मिनट्स। यानी तकरीबन 5 to 10 मिनट्स में कैल्सिटोनिन जब रिलीज़ होता है ब्लड में, तो 5 to 10 मिनट्स में उसका लेवल हाफ हो जाता है प्लाज्मा में। कैल्सिटोनिन का एक्शन है, तो कैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन रखता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड का कैल्शियम लेवल नॉर्मल रखना। तो ये ब्लड का कैल्शियम लेवल किस तरह नॉर्मल रखता है? ये जो इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। जब हमारे पास कैल्शियम हाई होगा ब्लड में, तो उसको डिक्रीज़ करना ये कैल्सिटोनिन का फंक्शन है। कैल्सिटोनिन किस तरह ये डिक्रीज़ करेगा? ये बोन्स पर एक्ट करेगा, किडनीज पर एक्ट करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक्ट करेगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। बोन्स सबसे पहले है बोन्स। बोन्स पर ये क्या करता है? बोन्स पर ये स्टिमुलेट करता है जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कौन से सेल होते हैं? वो बोन्स को प्रोडक्शन में, बोन्स को मैचुरेशन में हेल्प करते हैं, बोन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा? बोन्स को बनाने की कोशिश करेगा, हम ब्लड से कैल्शियम को लेगा और उसको डिपॉजिट करेगा बोन्स पर, ताकि बोन्स की मैचुरेशन हो, बोन्स का ग्रोथ हो। तो इस वजह से ये ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है। एट द सेम टाइम ये क्या करता है? कि जो ऑस्टियोक्लास्ट है, बोन के डिस्ट्रॉइंग सेल या बोन के रिजॉर्प्शन सेल, बोन के डिस्ट्रॉइंग सेल या बोन के रिजॉर्प्शन सेल, उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो ये बोन के रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे और बोन से कैल्शियम को उठाएगा और ब्लड को देगा। तो ये कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करेगा ताकि वो बोन से कैल्शियम को ब्लड में ट्रांसफ़र ना करे। तो इस वजह से ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करेगा और ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा। किडनी पर ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? क्या ये इंक्रीज़ करता है कैल्शियम की एक्सक्रीशन को। जब कैल्शियम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में एक्सक्रीट होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन या लेवल ब्लड में डिक्रीज़ होगी, तो वो नॉर्मल की तरफ आएगा। तो ये क्या करता है? इंक्रीज़ करता है कैल्शियम की एक्सक्रीशन को यूरिन के थ्रू, और इनहिबिट करता है रीएब्जॉर्प्शन रेनल ट्यूब्यूल में। जो रेनल ट्यूब्यूल में कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो उसको इनहिबिट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो बॉडी से। स्मॉल इंटेस्टाइन पर ये क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम को। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है, फूड के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है? ये उस एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है ताकि हमारे पास कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ना हो और जो ब्लड है उसमें कैल्शियम की तादाद को, कैल्शियम की अमाउंट को, कैल्शियम की लेवल को डिक्रीज़ किया जाए। उसके बाद पैराथायराइड हार्मोन है, पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में। ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड जो ये हमारे पास क्या है?
ये एक थायराइड ग्लैंड है। तो इस पर इस तरह जो लोब्स होते हैं, दोनों लोब्स के कॉर्नर पर छोटे छोटे एक स्मॉल डॉट की तरह ये प्रेजेंट होते हैं। 6 मिलीमीटर ये लॉन्ग होते हैं, 3 मिलीमीटर वाइड होते हैं और 2 मिलीमीटर थिक होते हैं। ये इसका पैरामीटर्स है इसके, सही है। पैराथार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड एक ही हार्मोन रिलीज करवाता है जिसको हम पैराथार्मोन या पीटीएच कहते हैं। और ये पैराथायराइड ग्लैंड्स के में कहाँ से सिक्रेट होते हैं? चीफ सेल से। जो चीफ सेल है पैराथायराइड ग्लैंड में, वहाँ से पैराथार्मोन हार्मोन रिलीज होता है। अब पैराथार्मोन हार्मोन इसका फंक्शन क्या है? ये ब्लड के जो कैल्शियम लेवल है उसको इंक्रीज करता है। कैल्सिटोनिन क्या करता था? वो ब्लड की कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता था, ब्लड से कैल्शियम को लेता और उसको डिपॉजिट करता बोन्स पर। तो पैराथार्मोन एंटागोनिस्ट है, अपोजिट एक्शन शो करता है कैल्सिटोनिन का। इसकी हाफ लाइफ भी 10 मिनट्स है और इसका जो लेवल है ब्लड प्लाज्मा लेवल इसका क्या है? 1.5 to 5.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ये इसका लेवल है। तो ये हाफ लाइफ और प्लाज्मा लेवल ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। जिस तरह हमने कैल्सिटोनिन की बात की कि वो ब्लड की कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, जबकि पैराथार्मोन इंक्रीज करता है। तो कैल्सिटोनिन क्या करता था? वो बोन्स पर एक्शन परफॉर्म करता है, किडनी पर और स्मॉल इंटेस्टाइन पर। तो इसी तरह चूँकि इसका फंक्शन कैल्सिटोनिन का अपोजिट है पैराथार्मोन का, तो ये भी बोन्स पर एक्शन परफॉर्म करेगा, किडनी पर और स्मॉल इंटेस्टाइन या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर एक्शन परफॉर्म करेगा। बोन्स पर ये क्या करेगा? ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा ताकि बोन को डीमिनरलाइज करे, उससे जो कैल्शियम है उसको हटाया जाए और ब्लड में शामिल किया जाए। किडनी पर ये क्या करेगा? जो किडनी के थ्रू यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीट हो रहा था तो उसको इनहिबिट करेगा ताकि कैल्शियम यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट ना हो और बॉडी में ही रहे। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर ये इस तरह एक्शन परफॉर्म करता है कि ये स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शन को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो इनटू द ब्लड। पैराथार्मोन क्या करता है? लेवल रेगुलेट करता है लेवल ऑफ कैल्शियम को, मैग्नीशियम को और फास्फेट को ब्लड में, इन तीनों के लेवल को ये रेगुलेट करता है। ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा ताकि बोन रिजॉर्प्शन हो और कैल्शियम बोन से कैल्शियम फास्फेट ये हमारे पास बोन से ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा। ये प्रोमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कैल्सिट्रोल को। क्या करता है? कैल्सिट्रोल की फॉर्मेशन को प्रोमोट करेगा। कैल्सिट्रोल क्या है? विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म को क्या हम कहते हैं। ये विटामिन डी क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब हो रहा है इनटू द ब्लड उसको इंक्रीज़ करेगा। जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो फूड में तो हमारे पास कैल्शियम भी होगा, फास्फेट भी होगा और मैग्नीशियम आयन भी होंगे, तो ये भी इंक्रीज़ हो जाएंगे इनटू द ब्लड, तो इसका लेवल भी ब्लड में इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इस वजह से पैराथार्मोन कैल्शियम की रेगुलेशन में हमारे पास इन्वॉल्व है। इसके बाद एड्रेनल ग्लैंड। 2 एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि किडनी पर लाई करते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक किडनी पर एक एक एड्रेनल ग्लैंड होता है। और एड्रेनल ग्लैंड को हम सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रारेनल ग्लैंड इसकी पोजीशन की वजह से कहते हैं कि ये जो रेनल है, जो किडनी है, उसके ऊपर होते हैं। और हर एक ग्लैंड का वेट क्या है? 4 ग्राम इसका वेट है। जो एड्रेनल ग्लैंड है उसकी अगर हम एनाटमी की बात करें, फंक्शनल एनाटमी, उसमें 2 डिस्टिंक्ट पार्ट है, एक एड्रेनल कार्टेक्स है, दूसरा एड्रेनल मेडुला है। जो एड्रेनल कार्टेक्स है उससे जो सिक्रीशन होती है वो 80% कंट्रीब्यूशन करती है और जो एड्रेनल मेडुला है वो 20% सिक्रीशन करती है। और ये एड्रेनल कार्टेक्स आउटर पार्ट है और एड्रेनल मेडुला सेंट्रल पोर्शन है एड्रेनल ग्लैंड का। जो पहला पोर्शन था एड्रेनल ग्लैंड का वो एड्रेनल कार्टेक्स था। तो एड्रेनल कार्टेक्स आउटर पोर्शन है और वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। उसमें सबसे पहला जो आउटर लेयर है वो जोना ग्लोमेरुलोसा है,
उसके बाद मिडल जोना फेसिकुलेटा और सबसे इनर लेयर जोना रेटिकुलरिस है। जोना रेटिकुलरिस के इनसाइड हमारे पास फिर एड्रेनल मेडुला का रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 3 लेयर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। वो स्टेरॉइड्स इन नेचर होते हैं। इसका नेचर कौन सा आता है? स्टेरॉइड्स। तो इस वजह से हम उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। और उनसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं उसमें 3 ग्रुप्स हैं। सबसे पहला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, फिर उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जोना फेसिकुलेटा से, और जो सेक्स हार्मोन एंड्रोजन है वो जोना रेटिकुलरिस से रिलीज होते हैं। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स का आउटर जो लेयर है जिसको हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करवाता है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है कि बॉडी में मिनरल्स की होम्योस्टेसिस को, मिनरल की लेवल्स को मेंटेन रखना। और जो इम्पॉर्टेंट मिनरल है वो हमारे पास सोडियम, पोटाशियम और हाइड्रोजन है। तो इनकी लेवल को मेंटेन रखना किसका फंक्शन है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का। तो जोना ग्लोमेरुलोसा हमारे पास एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये इफेक्ट करता है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को, ये ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। ये सिक्रीट करता है कार्टिसोन को, कार्टिकोस्टेरोन को, कार्टिसोल को, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन भी ये सिक्रीट करवाता है। ये क्या करता है? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब सिक्रीट होता है, रिलीज होता है, तो ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है ताकि उन प्रोटीन्स को, अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट किया जाए ग्लूकोज में। लिपोलाइसिस करता है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन करता है फैटी एसिड में ताकि फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाए ग्लूकोज की फॉर्मेशन में। ये रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस भी करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी ये शो करवाता है। जो कार्टिकोस्टेरोन है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, वो हम ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये सप्रेस करता है इम्यूनिटी को। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स फंक्शन है वो मिनरल्स की होम्योस्टेसिस करना है, ऑलरेडी हमने बात की। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन है। तकरीबन 90% मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी कौन करता है? एल्डोस्टेरॉन करता है। एल्डोस्टेरॉन को हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये 2 मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। एक ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है और दूसरा ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो मिनरल्स की वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखता है। अगर ये एब्सेंट हो जाए बॉडी में तो विद इन 2 to 3 days और 2 weeks डेथ काज हो सकती है। अब ये डेथ क्यों काज होगी? क्योंकि एल्डोस्टेरॉन में 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। एक ये रिटेंशन करता है सोडियम की, दूसरा ये एक्सक्रीशन करता है पोटाशियम की। अगर एल्डोस्टेरॉन हमारे पास एब्सेंट है तो एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम आयंस नहीं होगा, तो पोटाशियम इनसाइड द बॉडी इंक्रीज होगा इसका लेवल। जब ब्लड लेवल पोटाशियम का इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा? वो एरिथमिया काज करेगा या डिसरिथमिया काज करेगा, तो वो उससे हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं और वो डेथ काज कर सकता है। जो 3 फंक्शन है एल्डोस्टेरॉन के, उसमें सबसे पहले रीएब्जॉर्प्शन करता है सोडियम की रेनल ट्यूब्यूल से, दूसरा एक्सक्रीशन करता है पोटाशियम की ताकि एक्सक्रीट हो बॉडी से पोटाशियम, और तीसरा ये सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन आयन की। अगर एल्डोस्टेरॉन एब्सेंट है तो सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा। जब हाइड्रोजन की सिक्रीशन नहीं होगी तो इनसाइड द बॉडी हाइड्रोजन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉडी किस तरफ जाएगा? एसिडोसिस होगी बॉडी में। क्या होगी? एसिडोसिस, जिसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। एल्डोस्टेरॉन का एक्शन क्या है कि वो रिड्यूस करता है किसको? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से हाइड्रोजन को लेता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट करता है।
नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन मेंटेन कर रहा होता है एसिड बेस बैलेंस को, क्योंकि वो जो एक्सेस अमाउंट है हाइड्रोजन की उसको बॉडी से एलिमिनेट करता है। लेकिन अगर एल्डोस्टेरॉन हाइपर सीक्रेट हो, ज़्यादा सीक्रेट हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को बॉडी से रिमूव करेगा। तो जब हाइड्रोजन आयन बॉडी से ज़्यादा रिमूव होगा तो बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। जब हाइड्रोजन आयन बॉडी में कम होगा तो वो कंडीशन हमारे पास क्या होगी, अल्कलोसिस होगी। अगर हाइपो सीक्रेशन हो, अंडर सीक्रेशन हो किसकी, एल्डोस्टेरॉन की, तो बॉडी से कम हाइड्रोजन आयन सीक्रेट होगा और बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, एसिडोसिस होगा। इसको हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। इसके बाद एड्रेनल मेडुला के हार्मोन हैं। एड्रेनल मेडुला एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करवाते हैं, जिसको हम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन भी कहते हैं। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पेंक्रियाज डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिटेल से बात की थी कि एसिनार सेल जो है वो एक्सोक्राइन सिक्रीशन करवा रहा होता है, और जबकि एस्लेट-साफ्लिंगर-हेंस है वो एंडोक्राइन सिक्रीशन करवा रहा है। जो एस्लेट-साफ्लिंगर-हेंस में उसमें मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल होते हैं, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेटा सेल और एफ सेल। जो एफ सेल है वो पॉलीपेप्टाइड को सिक्रेट करवा रहा होता है, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन को, बीटा सेल इंसुलिन को और अल्फ़ा सेल ग्लूकागॉन को सिक्रेट करवाता है। अब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, इंसुलिन डिक्रीज़ करेगा ब्लड की ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड की ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करेगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। ये किस तरह ब्लड की ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करेगा, ये ट्रांसपोर्ट के ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट है उसको इंक्रीज़ करेगा और उसकी अपटेक को इंक्रीज़ करेगा। जब ब्लड से ग्लूकोज सेलों में एंटर हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीजिंग द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, जो पेरिफेरी है बॉडी की उसमें ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर देगा। जब ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ होगी एनर्जी के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की अपटेक होगी इनटू द सेल्स और ब्लड में ग्लूकोज की जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीजिंग द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग इट टू ग्लाइकोजन, ये क्या करेगा, और इंसुलिन लिवर में और मसल्स में ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है ह्यूमन में, जबकि प्लांट्स में इसका स्टोरेज फॉर्म कौन सा है, स्टार्च। इसके साथ ये इनहिबिट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को और ग्लूकोजिनोलाइसिस को और इनहिबिट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को। जो ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेकडाउन को इनहिबिट करेगा और जो नॉन कार्बोहाइड्रेट लाइक प्रोटीन और फैट्स है उससे जो ग्लूकोज बनता है उस प्रोसेस को भी इनहिबिट कर देगा। तो इसी तरह ये इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है। पीनियल ग्लैंड स्मॉल कोन शेप्ड बॉडी है। इसकी लेंथ कितनी है, 10 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, और ये पोस्टीरियरली कहाँ पर, जो थर्ड वेंट्रिकल है ब्रेन में हमारे पास 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये जो थर्ड वेंट्रिकल है उसकी पोस्टीरियर साइड पर, पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होती है, और 2 मेन हार्मोन इसके मेलाटोनिन और सेरोटोनिन इसको सीक्रेट करवाती है, जो कि स्लीप पैटर्न में हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसी के साथ हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।